नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसका लिंक इस वीडियो में नीचे दे रखा है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से परमाणु के दूसरे महत्वपूर्ण मूल कण प्रोटॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि जैसे मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं और बात करते हैं आज प्रोटॉन के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज की किसने की। दोस्तों, ये बहुत डाउट वाला आपके पास क्वेश्चन रहता है कि सर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की या रदरफोर्ड ने की। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि सर प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है या गोल्डस्टीन ने की है। सर अगर दोनों ने की है या रदरफोर्ड का क्या योगदान था, गोल्डस्टीन का क्या योगदान था। सर अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, अगर हमारे एग्जाम में आ जाए और हमारे ऑप्शन में दोनों हो तो हम राइट आंसर किसको करेंगे। तो दोस्तों, ये सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से दूर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, प्रोटॉन के बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो की तरफ लेके चलता हूं। और मैंने पिछले वीडियो का इलेक्ट्रॉन की खोज का नीचे लिंक भी दे रखा है उस वीडियो का, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जिस प्रयोग द्वारा हुई है उस प्रयोग की शुरुआत तो 1830 में ही हो गई थी। किसने की थी दोस्तों? माइकल फैराडे ने। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि 1869 से लेकर 1875 तक दो वैज्ञानिक हुए थे। एक का नाम था जूलियर पल्कर और एक का नाम था जोहान हिटॉर्ट। इन दोनों ने प्रयोग किया था। फिर उसी प्रयोग को विलियम कुक्स ने अलग से दोहराया था और विलियम कुक्स ने कैथोड किरणों की खोज की थी। दोस्तों, कैथोड किरणों की जैसे खोज होती है और विलियम कुक्स ने यह भी बताया कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की ओर जा रही हैं। जो ये किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिनको बाद में जे थॉमसन ने वापस से एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया था कि ये जो ऋणावेशित पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रयोग को जैसे ये पता चला कि कैथोड से कुछ किरणें उत्सर्जित हो रही हैं जो ऋणावेशित हैं, जिनको कैथोड किरणें नाम दिया। तो उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों गोल्डस्टीन। दोस्तों, गोल्डस्टीन ने विलियम कुक्स के प्रयोग को ही थोड़ा सा चेंज करके दोहराया, उसी प्रयोग को। और दोहराते हैं और कैसे दोहराते हैं, क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसके बारे में दोस्तों आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे डायग्राम, इसके अंदर आपको वही चेंजेस इलेक्ट्रॉन की खोज वाला ही डायग्राम नजर आ रहा होगा। लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक तो जो अपने पास कैथोड है ना, वो कैथोड सीलबंद नलिका के लगभग बीच में है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये कैथोड है ना, वो गोल्डस्टीन ने कैसा कैथोड लिया था? छिद्रित कैथोड काम में लिया था। कैसा कैथोड काम में लिया था? छिद्रित कैथोड तो काम में लिया था, लेकिन उस कैथोड के बीच में से क्या कर दिए? छिद्र कर दिए। क्यों किए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, इस जो नलिका थी, विसर्जन नलिका थी, इस विसर्जन नलिका के अंदर दोस्तों उन्होंने कौन सी गैस भर रखी थी? H2 गैस। अपने प्रयोग के दौरान कौन सी गैस भर रखी थी दोस्तों? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब क्या हुआ, जैसे ही यहां पर तो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है और पॉजिटिव टर्मिनल दोस्तों क्या है अपने पास में? एनोड है। क्या है? एनोड है। अब और इन दोनों का कनेक्शन हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे इसके अंदर विद्युत की सप्लाई होती है तो जो कैथोड है, कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, कैथोड से कुछ कण निकलते हैं। और वो कण कैसे होते हैं दोस्तों? नेगेटिव होते हैं। वो कैथोड किरणें होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया भी था। तो ये कैथोड से कुछ कण निकलते हैं, किरणें निकलती है, जिन्हें अपन कैथोड किरणें कहते हैं। ये ऋणावेशित होती हैं और ये किसकी ओर गमन कर रही थी दोस्तों? एनोड की तरफ।
मैंने क्लियर भी किया था कि एनोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव कण है, तो नेगेटिव कण है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कौन सी गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन गैस। जैसे ही यहाँ पर विद्युत धारा की सप्लाई की जाती है तो इस हाइड्रोजन गैस का दोस्तों क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। उस आयनीकरण के फलस्वरूप, अगर मैं बात करूं इस आयनीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, ये आयन बनते हैं H+ हाइड्रोजन आयन बनते हैं। और दोस्तों ये हाइड्रोजन आयन है दोस्तों, ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव कण उत्पन्न होते हैं और ये पॉजिटिव कणों को गोल्डस्टीन देखने के लिए क्या करते हैं, इस कैथोड को छिद्रित कर देते हैं। और कैथोड को छिद्रित करने के बाद में यहाँ पर स्फुरदीप्ति पदार्थ का दोस्तों क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पर जो कण उत्पन्न हुए, पॉजिटिव कण उत्पन्न हुए, ये पॉजिटिव कण किसकी तरफ गमन करते हैं दोस्तों, एनोड, कैथोड की तरफ। ये यहां से उत्पन्न हुए और किसकी तरफ गमन करते हैं, कैथोड की। अब छिद्रित इसलिए किया ताकि ये पॉजिटिव कण है इसके बीच में से क्रॉस करते हुए आसानी से क्या हो जाए दोस्तों, गुजर जाए। और ये जा करके जैसे ये किस पर जाती है, इस नलिका के इस दीवार से टकराते हैं तो यहाँ पर लाल रंग की क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। तो गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में देखा, और प्रयोग में देखा तो क्या उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से तो कुछ किरणें जा रही हैं, कैथोड से जो कण जा रहे हैं जिन्हें अपन ने बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, तो जो कैथोड से जो किरणें जा रही हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, कैथोड रे, कैथोड रे। और जो कुछ कण हैं जो यहाँ से एनोड से बीच में से यहाँ से किधर कैथोड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, इनको दोस्तों क्या नाम दिया, एनोड, एनोड रे, एनोड किरण, जिनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, केनाल किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केनाल किरण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे गोल्डस्टीन ने देखा कि ये धनावेशित कण है, दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, गोल्डस्टीन को ये बात पता नहीं थी कि ये प्रोटॉन ही है। उन्होंने कहा कि ये एक धनावेशित किरण है, कण है, और धनावेशित किरण एक धारा के रूप में बह रही हैं, तो इस धारा को, इस किरण को उन्होंने क्या नाम दिया, केनाल किरण या एनोड किरण। दोस्तों एनोड किरण नाम देने का मकसद ये था कि ये किरणें, ये जो एक कण है ना, ये एक किरणें हैं जो इस कैथोड और इस एनोड के बीच में जो भरी हुई गैस है यहां से मूवमेंट कर रहे हैं, किधर, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर, क्योंकि पॉजिटिव है तो कैथोड की ओर। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि ये एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न होती है। दोस्तों ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इस एनोड से उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती इसको मैं आपको क्लियर भी करूंगा। आप खुद कहोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एनोड से उत्पन्न नहीं होती है, बाकी ये बिल्कुल एनसीईआरटी में स्पष्ट लिख रखा है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरी, और मैं दोस्तों आपको बात बताऊं, अगर देखो आपको ये नजर आ रहा होगा ये H पॉजिटिव आयन, और दोस्तों ये H पॉजिटिव आयन दोस्तों ये क्या है, प्रोटॉन ही है। लेकिन गोल्डस्टीन को नहीं पता था कि ये प्रोटॉन है, उन्होंने छोड़ दिया था। हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी इसके अंदर। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनको बाद में, अब इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने यहीं छोड़ दिया, यहीं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अलग, हालांकि एक बार हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद में नाइट्रोजन गैस है, अलग अलग गैसों के लिए लिया, तो अलग अलग गैसों के लिया तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव कण तो उत्सर्जित तो हो रहे हैं, पॉजिटिव कण तो दोस्तों क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। तो उसके बाद में गोल्डस्टीन ने ऐसे कैसे छोड़ दिया, गोल्डस्टीन ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा आगे जाकर यही कण क्या कहलाए, प्रोटॉन कहलाए। अगर एक बात बताओ, गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था, ये प्रयोग दोस्तों कब किया था, 1886 में किया था। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो खोज तो यही हो गई थी, लेकिन गोल्डस्टीन को इस बात का पता नहीं था कि ये प्रोटॉन ही है। हालांकि खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। सबसे पहले बताया किसने था, गोल्डस्टीन ने ही बताया था। दोस्तों क्या होता है, एक तो खोज करना एक अलग बात है, और उसके गुणों के बारे में, और कहाँ, एक बात बताओ, प्रोटॉन कहाँ रहता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है, नाभिक में रहता है। अगर गोल्डस्टीन ये बता देते कि ये प्रोटॉन है, तो कन्फर्म है ये भी बता देते कि ये प्रोटॉन क्या कहाँ रहता है, परमाणु के नाभिक में रहता है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें, प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, ये सारी बातें किसने बताई थी, इसका नाम भी प्रोटॉन
किसने दिया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने दिया था, और ये सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई थी। तो दोस्तों मैं क्लियर करता हूं, खोज तो सर्वप्रथम किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसके जो भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो मास हो, चार्ज हो, विशिष्ट आवेश हो या नाम हो, वो सारा किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने बताया था इन सभी बातों को। इसलिए काफी जगह बुकों में ये भी लिखा रहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी में बिल्कुल ये दे रखा है कि प्रोटॉन की खोज किसे माना गया? आंसर दोस्तों गोल्डस्टीन को। तो अपन को किसको आंसर मानना है दोस्तों? गोल्डस्टीन को। अगर अपने पास ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं होता है तब अपन आंसर रदरफोर्ड को मान सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो अपन आंसर किसको मानेंगे दोस्तों? गोल्डस्टीन को मानेंगे, क्योंकि वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है प्रोटॉन की खोज को? गोल्डस्टीन को ही। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने की। और कब की दोस्तों? सन 1886 में। लेकिन दोस्तों मैंने ये क्लियर कर दिया, 1886 में इस बात का पता नहीं लगा पाए गोल्डस्टीन की ये प्रोटॉन ही है। अगर इस बात का पता लगा लेते हैं कि ये प्रोटॉन है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो दोस्तों मैं इससे पहले वाले वीडियो में ये नहीं लिखवाता कि परमाणु का सबसे पहले खोजा गया मूलकण इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर क्या होता? प्रोटॉन होता, क्योंकि पता नहीं चल पाया था ये प्रोटॉन ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल की डेट है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रैक्टिकल किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू इस प्रोटॉन की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए नाम दिया, तो दोस्तों प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने नाम दिया था। और दोस्तों रदरफोर्ड ने सन 1919-20 दोस्तों रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। और रेडियो एक्टिविटी दोस्तों किसका गुण होता है? नाभिक का गुण होता है। इसलिए नाभिकीय भौतिकी का जनक भी किसे कहा गया है? रदरफोर्ड को कहा गया है। ओके दोस्तों, तो रदरफोर्ड ने 1919-20 के अंदर बहुत सारे प्रयोग किए थे, और उस प्रयोग के आधार पर सारे निष्कर्ष निकाल करके प्रोटॉन के बारे में डिटेल से उन्होंने क्या किया था दोस्तों? बताया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज है वो कौन सी किरणों से हुई है? तो दोस्तों क्या बताओगे? एनोड या केनाल किरण? दोस्तों वो तो थी कैथोड किरण, ये दोस्तों क्या है? केनाल किरण। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये केनाल किरण है या एनोड किरण है, इनकी दोस्तों खोज किसने की थी दोस्तों? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और दोस्तों मैंने आपको एक क्लियर किया है कि कैथोड किरण या एनोड किरण है वो एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, कैथोड की तरफ ये नेगेटिव, एनोड की तरफ ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। यहाँ पर जो गैस है उस गैस के आयनीकरण के फलस्वरूप जो धनावेशित कण है, उन धनावेशित कणों की जो धारा है, उस धारा को दोस्तों क्या कहा गया है? एनोड किरण या केनाल किरण, न कि कोई कैथोड से। क्योंकि इस एनोड किरण और केनाल किरणों के लिए जो E/m जिसे अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। इस आवेश का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और दोस्तों हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जबकि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, या इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड किरणें थी, उन कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि कैथोड की क्या प्रकृति है, कैथोड कौन सी प्रकृति का है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, उस बात पर डिपेंड नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान दोस्तों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। और मैंने शायद उस वीडियो के अंदर लिखाया या नहीं लिखाया, आप देख लेना। इलेक्ट्रॉन के लिए जो विशिष्ट आवेश है दोस्तों, विशिष्ट आवेश किसे बोलते हैं? E/m के अनुपात को क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान कितना होता है? 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ई क्या है? आवेश। आवेश का मात्र कूलाम, बटे में है तो प्रति, m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्र क्या है? किलोग्राम। तो दोस्तों मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1.76, आप देख रहे हो 58 है तो 6 लगभग हो गया, और इंटू 10⁸8 किलोग्राम, 10⁸8 कूलाम प्रति ग्राम। दोस्तों मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10⁻3 बटे में नीचे है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3, तो 10⁻−3
10 की पावर प्लस की 11, तो कितने बच गए? प्लस के 8 बच गए। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन के लिए E/m विशिष्ट आवेश है, जो इस नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही कैथोड की प्रकृति पर डिपेंड करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस विशिष्ट आवेश का मापन किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन किसने किया था? मिलिकन ने किया था। दोस्तों बिल्कुल याद रखना अच्छी तरीके से कि आवेश का मापन तो मिलिकन ने किया था, लेकिन विशिष्ट आवेश का मापन किसने किया था दोस्तों? तो क्या बताओगे? जे थॉमसन ने। तो दोस्तों अभी तक अपन ने इतना सा जाना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है दोस्तों? गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन नाम किसने दिया है दोस्तों? रदरफोर्ड ने दिया है। और प्रोटॉन की खोज जिन किरणों से हुई है उन किरणों को दोस्तों क्या कहते हैं? केनाल किरण या एनोड किरण कहते हैं, जिनकी खोज दोस्तों किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो केनाल किरण थी या एनोड किरण थी दोस्तों, इनकी प्रकृति या इन पर आवेश की अगर मैं बात करूं तो इन पर आवेश कैसा होता है दोस्तों? तो पॉजिटिव आवेश। ये कौन से कणों से मिलकर बनी होती है? पॉजिटिव, क्योंकि जिनको अपन बाद में प्रोटॉन कहा था। दोस्तों अगर मैं प्रोटॉन के आवेश की बात करूं तो एक ही बात याद रखना है कि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। प्रकृति में तो क्या होता है? विपरीत। प्रोटॉन पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकृति का होता है, लेकिन परिमाण में क्या होता है? समान। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, तो ये परिमाण तो समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है तो प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा? प्रकृति विपरीत, मतलब प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? धनावेश होता है। इसी प्रकार मैंने इलेक्ट्रॉन पर बताया था कि माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर कितनी? 10 ESU बताया था दोस्तों मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो प्रोटॉन पर क्या जाएगा? प्लस का जाएगा। तो मैंने ये भी कहा था अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर आवेश की बात करूं मैं, तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1 इकाई है तो प्रोटॉन पर कितना होगा? प्लस का 1 इकाई। एक का मतलब क्या है? दोनों पर 1 1, मतलब परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1 इकाई है तो प्रोटॉन पर क्या है दोस्तों? प्लस 1 इकाई है। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर मैं बात करूं दोस्तों। एक होता है विशिष्ट आवेश जिसे अपन E/m का अनुपात कहते हैं। दोस्तों प्रोटॉन के लिए E/m का अनुपात दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यह नलिका में भरी गैस की क्या किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? प्रकृति पर डिपेंड करता है। और इसका सर्वाधिक मान होता है वो कौन सी गैस के लिए होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के लिए। दोस्तों मैंने जो ये वैल्यू लिखी है वो कौन सी गैस के लिए लिखी है? हाइड्रोजन गैस के लिए सर्वाधिक मान है ये यहाँ पर E/m का मान गैस नलिका में कौन सी गैस भरी होती है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के E/m का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों 2016 के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो दोस्तों अगर मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। दोस्तों ये प्रोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान। वैसे द्रव्यमान से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, द्रव्यमान आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस नॉर्मली ये देख लेना कि सबसे भारी कण कौन सा है, सबसे हल्का कण कौन सा है। तो सबसे हल्का मैंने बता दिया था कौन सा इनमें मूल कणों में इलेक्ट्रॉन में, सबसे भारी कौन सा है दोस्तों? न्यूट्रॉन। ये तो मैं किलोग्राम में बात कर रहा हूं। अगर मैं किस में बात करूं दोस्तों? ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर माइनस 24 क्या जाएगा अपने पास? ग्राम। दोस्तों ये डाटा अगर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको द्रव्यमान नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो अपने काम भी आएगा, डायरेक्टली याद भी रखना है। अगर मैंने आपको ये कहा था कि परमाणु का द्रव्यमान किसमें मापते हैं? एएमयू में। किसमें मापते हैं दोस्तों? एएमयू में। तो और मैंने ये भी बताया था परमाणु का द्रव्यमान एएमयू में मापते हैं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान एएमयू में कितना होता है? 1.007 एएमयू, जिसे मैंने ये भी कहा था एएमयू का मतलब यहाँ पर क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है दोस्तों? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आजकल किससे इंडिकेट करते हैं? यूनिफाइड से। ठीक है दोस्तों,
तो याद रखना प्रोटॉन का तो क्या है 1.007 और न्यूट्रॉन का क्या है 1.008। दोस्तों इतना सा ही यहाँ पर क्या है अंतर है। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से भी क्या होता है भारी होता है। दोस्तों आपने यहाँ पर आप इस बात को देख रहे हैं अच्छी तरीके से, तो किसमें मापते हैं द्रव्यमान परमाणुओं का एएमयू में। ये बात क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं एएमयू का निर्धारण कार्बन C6 12 समस्थानिक से करते हैं। कार्बन के कौन से समस्थानिक से एएमयू का निर्धारण करते हैं? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? कार्बन C6 12 से एएमयू का क्या करते हैं दोस्तों? निर्धारण करते हैं। दोस्तों उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी? न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन की अगर आगे बात करूं तो ये मैंने बता दिया कि एनोड किरणों पर आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के परिमाण में समान होता है, लेकिन प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। विशिष्ट आवेश है वो हाइड्रोजन गैस नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सर्वाधिक कौन सी गैस के लिए होता है? हाइड्रोजन गैस के लिए। और इसका एएमयू में द्रव्यमान याद रखना दोस्तों 1.007 होता है। दोस्तों जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो क्या होता है दोस्तों? अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन प्रोटियम का क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है दोस्तों? यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटॉन किसका नाभिक होता है? प्रोटियम का। दोस्तों प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक तो H11, एक H12, एक H13। तो दोस्तों उनमें से हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है H11 उसको दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। दोस्तों इस प्रोटियम से ही किसका निर्माण होता है दोस्तों? प्रोटॉन का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन क्या है? इस प्रोटियम का ही दोस्तों क्या है? नाभिक होता है। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन नाम क्यों दिया गया प्रोटॉन का? तो देखो प्रोटॉन का नाम देने के 2 कारण हैं। वैसे कारण तो एक ही है लेकिन 2 बताते हैं। 2 कैसे बताते हैं? देखो दोस्तों प्रोटॉन है ना वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना है? प्रोटोस। और दोस्तों प्रोटोस का अर्थ क्या होता है? प्रथम, फर्स्ट। दोस्तों हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक कौन सा था दोस्तों? प्रोटियम, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? प्रोटियम। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं इस प्रोटियम से इस जो प्रोटॉन है वो किसका नाभिक है? प्रोटियम का नाभिक है, इसलिए इस प्रोटियम से किसका नाम दिया गया दोस्तों? प्रोटॉन का नाम दिया गया। और दोस्तों ये नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन था दोस्तों? रदरफोर्ड था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करूं कि मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटॉन नाभिक में होता है और प्रोटॉन के साथ नाभिक में कौन होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में नाभिकीय बलों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। मैंने ये भी कहा था कि नाभिक में न्यूट्रॉन तो एक उदासीन कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। तो नाभिक पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके कारण होगा? प्रोटॉन के कारण होगा। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा है? धनावेश है। तो कोई भी तत्व क्यों ना हो उसके नाभिक के ऊपर आवेश कैसा होगा दोस्तों? धनावेश होगा। कैसा होगा? धनावेश। तो दोस्तों किसी भी नाभिक पर जो कुल आवेश होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण ही होता है। कितना होता है? जैसे मैं बात करूं कि ये नाभिक है, मेरे पास अलग अलग नाभिक है, तो आपको पता है मैं ये कह दूं कि इसके अंदर मेरे पास 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है। तो ये एक बात तो क्लियर है, न्यूट्रॉन भी होंगे इनके अंदर। न्यूट्रॉन कुछ भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश का न्यूट्रॉन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। दोस्तों इस पर भी पॉजिटिव होगा, इस पर भी पॉजिटिव होगा, इस पर भी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव कितना होगा? इन तीनों नाभिकों के ऊपर धनावेश कितना होगा? तो एक आपको ये पता है कि 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन कितने हैं? 1। और 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? मतलब E के बराबर है। E का वैल्यू अपन को पता है। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 2। और 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना? E। प्रोटॉन कितने? 3। 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना? 3। और होगा कैसा? पॉजिटिव। तो दोस्तों प्रोटॉन पर या नाभिक के अंदर मैं बात करूं तो नाभिक में कुल आवेश होता है वो क्या होता है? प्लस Ze। Z तो क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन की संख्या। किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? E। और दोस्तों ये E आपको नजर आ रहा होगा, ये E क्या है? अपने पास में 1 प्रोटॉन पर दोस्तों क्या है? आवेश है। और इस E के बारे में कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, अगर आपके डाउट है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने एक बात और बताई है कि जो परमाणु के जो मूल कण होते हैं उन मूल कणों की उत्पत्ति
किससे मानी गई है? क्वारक कणों से। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वारक क्या होते हैं? ये क्वारक कुछ कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये आपस में जुड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का दोस्तों क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। दोस्तों ये क्वारक कण 6 प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। उनमें से यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 प्रकार के। एक तो अपने पास है अप और दूसरा अपने पास कौन सा है दोस्तों? डाउन। दोस्तों प्रोटॉन का जो निर्माण है वो भी क्वारक कणों से होता है, और उनमें से 2 तो अपने पास में कौन से होते हैं? 2 तो अपक्वारक होते हैं और एक कौन सा होता है? डाउन होता है। तो 2 अपक्वारक और एक डाउन क्वारक मिलकर के किसका निर्माण करता है दोस्तों? प्रोटॉन का निर्माण करता है। अब देखो यहां से इसकी व्याख्या अपने पास ये भी व्याख्या हो जाएगी कि प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का 1 ई है। कैसे है? देखो दोस्तों जो अपक्वारक होता है ना, उस अपक्वारक पर आवेश कैसा होता है? प्लस का 2 ई। तो अपक्वारक कितने हैं? 2 हैं अपने पास। कितने हैं? 2। और जबकि एक क्या है? डाउन क्वारक है। तो एक अपक्वारक पर +2/3 है, तो +2/3 अगर इन दोनों का अपन ऐड करें तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? अपने पास आ जाएगा +4/3। तो अपने पास यहाँ पर चार्ज प्लस का तो कितना है? 4/3, और माइनस का कितना है? -1/3। तो दोस्तों कितना बच जाएगा अपने पास? अगर टोटल सोल्व करें तो अपने पास टोटल चार्ज, तो दोस्तों टोटल चार्ज अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस का 1 ई। और दोस्तों प्लस का 1 ई अपने पास किस पर आवेश होता है दोस्तों? प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोटॉन की लगभग सभी जानकारी आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों अब आपके डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर प्रोटॉन की खोज किसने की। मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की खोज किसने की, और ऑप्शन में अपने पास में अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन को करेंगे, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में जब है ही नहीं है तब रदरफोर्ड है तो उसको आंसर करेंगे, अगर दोनों हैं तो हम प्रायिकता किसको देंगे दोस्तों? गोल्डस्टीन को देंगे। क्योंकि एग्जाम में अपने एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी क्या दे रखा है कि प्रोटॉन की खोज किससे मानी गई है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है, स्पष्ट लिख रखा है। और साथ में ये भी लिख रखा है, और प्रोटॉन के जितने भी जो द्रव्यमान, जितने भी उनके गुणों के बारे में है उसके बारे में रदरफोर्ड ने सन 1919 के अंदर बताया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें। जय श्री राम।